चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। जगह नहीं मिल रहा आपको? देखिए, खोजिए किस पे 5 गो है। जिस पे 5 गो है उस पे 6 गो हो जाइए। सब पे 6 गो है। नीचे कैसे बैठ जाइएगा? अच्छा रुकिए ना, हम आपको टूल दिलवाते हैं। रुकिए, बैठाते हैं। है टूल है जी, टूल है, नीचे से ला के दीजिए। नीचे में देखिए ना, टूल होगा। कोई स्टाफ है तो स्टाफ देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए टूल है वहां पे, लीजिए लीजिए, वहां से टूल लीजिए। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से। जो भी करवाया जा रहा है, जैसे भी करवाया जा रहा है, उसको लगातार करते रहिए। और क्या, और कुछ नहीं। और आप लोग भी बैठने का प्रयास कीजिए ना, कितना देर खड़ा रहिएगा। ठीक है, पीछे में जगह है, जाके बैठ जाइए ना। अरे आप जाइएगा तब ना, वहां पे बोल रहा है नहीं है, आपके कहने से नहीं है, आप जाइएगा तब तो। बैठाइए सबको। पिछले क्लास में जितना हम आपको बताए हुए थे वहां से आगे होते हैं, और उम्मीद है कि आज जो है हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ जो है अब आपको बाकी है नहीं। जो बचा खुचा चीज है उसको समाप्त कर देते हैं, फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर जो है अग्रसर होंगे। पढ़िए, धीरे धीरे हम आपको हर चीज का पीडीएफ देते जाएंगे। हम अपने अनुसार देंगे, आपके अनुसार तो हम नहीं ही काम कर सकते हैं। तो और बिना कहे हुए कोई भी पीडीएफ आपको नहीं ले लेना है, समझ गए? जब तक जो पीडीएफ के विषय में नहीं बोले आप नहीं लीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है, तो इसलिए बिना पूछे हुए कोई पीडीएफ आपको नहीं लेना है। अब जो है पिछले क्लास में जो बात बताए हुए थे, 1-2 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जिनसे पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा। आप लोग क्लास कर रहे थे, रेगुलर क्लास कर रहे थे हैं? अरे बोलिए ना, रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना? काहे रेगुलर काहे नहीं कर रहे हैं? बोल रहे नहीं, काहे नहीं कर रहे हैं? करना नहीं चाहिए। रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा तो क्लास का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? क्लास रेगुलर होना चाहिए, इसी में आपकी भी भलाई है, हमारी भी भलाई है, सबकी भलाई है, समझ गए? हमेशा देखते हैं लड़की में तो चेंजे रहता है, समझ गए? तो पता नहीं क्या हो जाता है इस सबको। यानी ऑनलाइन भी सुविधा जो दे दिए है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ना है, तो ठंडा है तो नहीं जाएंगे। और देखिए, ऑनलाइन पढ़ने में अनुशासन नहीं बना रहता है, अनुशासनहीनता हो जाता है वहां पे। ऑफलाइन में जो है सब चीज ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर आप कंसंट्रेट हो करके क्लास पूरा का पूरा कीजिएगा। ऑनलाइन में होगा क्या, आप पढ़ रहे हैं, कॉल आ गया, फोन पे बतियाना शुरू कर दिए, या रूम में कोई आ गया तो फिर हो गया, क्लास खत्म है। तो इसलिए जो भी लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में एडमिशन लिए हुए हैं, प्रयास कीजिए आप ऑफलाइन ही क्लास करने का। ऑफलाइन ज़्यादा बेटर क्लास होता है ऑनलाइन की तुलना में। ऑफलाइन में आपका कंसंट्रेशन बेहतर रहता है, और ऑनलाइन में वैसे छात्र जो अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, वैसे छात्रों के लिए ऑनलाइन काफ़ी बेहतर है। जो स्वयं से अनुशासित है उनके लिए ऑनलाइन जो है काफ़ी बेहतर है। जो स्वयं से अनुशासित है, मतलब जो है कहने का ये है कि 5 से 7 पढ़ने का टाइम है तो उस टाइम में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इस टाइप के अगर कोई छात्र हैं तो उनके लिए ऑनलाइन बहुत बेहतर है। तो अब आप समझिएगा कि पिछले क्लास में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में बताए थे, और हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन
धार्मिक जीवन, इन चीजों के विषय में पिछले क्लास में जो है हम आपको क्लियर किए हुए थे। अब जो बचा हुआ चीज है, बचा हुआ चीज में जो है आपको हड़प्पाई लिपि हो गया, हड़प्पा काल में अंतिम संस्कार हो गया, हड़प्पाई लिपि हड़प्पा काल में अंतिम संस्कार हो गया, और इसके बाद जो है किन हड़प्पाई स्थलों से क्या प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन से कारण हैं, और साथ ही साथ जो है कुछ अन्य हड़प्पाई स्थल, 6 बड़े स्थलों के अलावे जो है कुछ और भी अन्य हड़प्पाई स्थल है, वे हड़प्पाई स्थल कहाँ है, उसके खोजकर्ता कौन है, इन चीजों को जो है एक एक करके हम लोगों को देखना है, इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोगों को देखना है। तो अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं, हड़प्पा काल में मृत्यु होने के बाद जो मानव का अंतिम संस्कार होता था, मानव का अंतिम संस्कार होता था, अंतिम संस्कार की कौन सी विधियां आपको प्रचलित थी। हड़प्पा काल में मृत्यु होने के बाद 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किए जाते थे, 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किए जाते थे। एक आपको पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण विधि थी। दूसरा आपको आंशिक समाधिकरण, दूसरा आपको आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण विधि थी। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो है आपको दाह संस्कार, तीसरा आपको दाह संस्कार। इन तीनों विधियों में हड़प्पा काल में जो सबसे अधिक प्रचलित विधि थी वह आपको पूर्ण समाधिकरण था। हड़प्पा काल में सबसे अधिक प्रचलित विधि, सबसे अधिक प्रचलित विधि की हम बात करें तो जो सबसे अधिक प्रचलित विधि था वह आपको पूर्ण समाधिकरण था, पूर्ण समाधिकरण था। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, तो पूर्ण समाधिकरण में जो है आपको मृत्यु के बाद गड्ढा खोदकर, समझिए गड्ढा खोदकर जो है मानव को उस गड्ढा में दफना दिया जाता था और ऊपर से जो है मिट्टी भर दिया जाता था, ऊपर से मिट्टी भर दिया जाता था। और हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि एक साथ पूरे परिवार के लोगों को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं, एक साथ पूरे परिवार के लोगों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। मतलब एक बड़ा सा स्थल था, परिवार के लोगों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, 2-2 मानव एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो ये तमाम प्रकार के चीज हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से जो है प्राप्त हुए हैं। तो सबसे अधिक प्रचलित विधि पूर्ण समाधिकरण था। पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत मृत्यु के बाद जो है गड्ढा खोद करके पूरे शव को दे करके उस पर मिट्टी चढ़ा दिया जाता था। फिर आपको दूसरा आंशिक समाधिकरण है। आंशिक समाधिकरण में मृत्यु के बाद मानव शरीर को पहले कहीं खुले में छोड़ दिया जाता था, खुले में छोड़ दिया जाता था और जानवर जैसे पशु पक्षी हो गया उसको नोच नोच करके खा जाता था। और जानवर के नोच नोच करके खा जाने के बाद मानव के शरीर का जो बचा हुआ अवशेष होता था उस बचे हुए अवशेष को जाकर दफना दिया जाता था, बचे हुए अवशेष को जाकर दफना दिया जाता था। इसको आंशिक समाधिकरण। फिर दाह संस्कार, इसमें जो है जला दिया जाता था, समझ गए, इसमें जला दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लगभग सभी स्थलों से सब जगह मानव रहते थे और जब सब जगह मानव रहते थे तो स्वाभाविक सी बात है सभी जगह मानवों का निधन होता होगा और जब मानवों का निधन होता होगा तो उन्हें दफना दिया जाता होगा या जला दिया जाता होगा, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता होगा।
लेकिन हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से जो आपको कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान के प्रमाण की अगर हम बात करें तो एक विशेष प्रकार के कब्रिस्तान का प्रमाण सुरकोतदा से मिला है, और दूसरा एक RH-37 नामक कब्रिस्तान जो है आपको हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में एक हड़प्पा है, हड़प्पा से एक विशेष प्रकार का कब्रिस्तान मिला है, और हड़प्पा से जो एक विशेष प्रकार का कब्रिस्तान मिला है उस कब्रिस्तान को विद्वानों ने RH-37 नाम दिया है। उस कब्रिस्तान को विद्वानों ने RH-37 नाम दिया है। इसके बाद आपको लोथल, समझ गए, लोथल, लोथल, लोथल जो कि एक बंदरगाह नगर था, और लोथल जो है आपको गुजरात में है। लोथल गुजरात में हम आपको बताए हुए हैं, जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किए थे तो वहीं पर जो है हम आपको बताए हुए थे कि लोथल गुजरात में भोगबा नदी के तट पर है। लोथल एक बंदरगाह नगर है। मुख्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता का व्यापार लोथल से ही हुआ करता था। लोथल से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, युगल, लोथल से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। इसका क्या मतलब होता है? युगल समाधान का मतलब होता है एक साथ दो शव, समझ गए, एक साथ जो है दो शव या दो लाश को दफनाए जाने का प्रमाण, एक साथ दो शव या दो लाश को दफनाए जाने का प्रमाण जो है आपको मिला है। मतलब एक ही स्थान पर दो दो मानव का शव है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों का निधन एक ही साथ हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इसका विद्वान यह मतलब निकालते हैं कि एक ही परिवार के जब एक लोग का निधन हुआ तो उसको यहां दफना दिया गया, उसी के बगल में जो है उस परिवार के जब दूसरे लोग का निधन हुआ तो उसको भी वहीं बगल में ही दफना दिया गया था। तो युगल समाधान का प्रमाण लोथल से मिला है। वहीं मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, कुत्ता को पालतू बनाया था। कभी काल ऐसा होता था और ऐसा होता भी है, अभी भी ऐसा होता है कि मानव को कुत्ता के साथ इतना अधिक लगाव हो जाता है, किसी मानव को कुत्ता के साथ इतना अधिक लगाव हो जाता है, उसका उठना बैठना खाना पीना सब चीज कुत्ता के साथ होता है। तो इस स्थिति में जो है, इस स्थिति में अगर उस व्यक्ति का निधन होता है तो उसको जहां पर दफना दिया जाता है, फिर कुत्ता के निधन होने के बाद कुत्ता को भी उन्हीं के बगल में दफना दिया जाता है। ऐसे लोगों की, बहुत सारे लोगों की इच्छा भी होती है, समझ गए। तो हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन जब होने लगे तो उसमें एक रोपर नामक स्थल का उत्खनन हुआ। रोपर की हम बात करें तो जो रोपर है, रोपर जो है आपको पंजाब में है। रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। पंजाब में रोपर जो है आपको सतलज नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर है। रोपर की खोज आपको, रोपर की खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है आपको रोपर की खोज की गई थी। रोपर की खोज की गई थी। यह पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। और रोपर आजाद भारत में, यानी 1947 के बाद के भारत में, आजाद भारत में जो प्रथम उत्खनित हड़प्पाई स्थल है वह आपको रोपर है। आजाद भारत में उत्खनित, मतलब आजाद भारत में उत्खनित प्रथम हड़प्पाई स्थल जो है आपको रोपर है। प्रथम हड़प्पाई स्थल रोपर है। यहां से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहां से जो है रोपर से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। आप याद कीजिए, जब आप पाषाण युग पढ़ रहे थे तो पाषाण युग को अगर हम लोग देखें तो पाषाण युग के अंतर्गत जो है एक
हड़प्पाई स्थल था। पाषाण युग के अंतर्गत जो है पाषाण युग के अंतर्गत एक पाषाणकालीन स्थल था। पाषाण युग के अंतर्गत जो है एक पाषाणकालीन स्थल था। उस स्थल का नाम था बुर्जहोम। अगर आपको याद हो तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में था, और बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो अब आप देखिएगा, यहां पर समझिएगा, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन एक क्वेश्चन पाषाण काल का है और एक क्वेश्चन हड़प्पा काल का है। पाषाण काल के अंतर्गत मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण बुर्जहोम से मिला है, तो वहीं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण जो है रोपर से मिला है। जब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ क्वेश्चन देख करके या क्वेश्चन पढ़ करके आप नहीं बता सकते हैं, बल्कि इस क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए आपको ऑप्शन को भी पढ़ना होगा कि ऑप्शन पाषाण काल के संदर्भ में है या फिर ऑप्शन हड़प्पा काल के संदर्भ में है। अगर ऑप्शन पाषाण काल के संदर्भ में होगा तो उत्तर जो है आपको बुर्जहोम हो जाएगा, और अगर ऑप्शन हड़प्पा काल के संदर्भ में होगा तो आंसर जो है आपको रोपर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? रोपर हो जाएगा। तो यहां पर आप किसी कंफ्यूजन में नहीं ना है कि बुर्जहोम से भी मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है और रोपर से भी मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग है, दोनों स्थान से मिले हैं, लेकिन दोनों कालखंड अलग अलग है। एक पाषाण काल है और एक आपको हड़प्पा काल है। तो किसी प्रकार के कंफ्यूजन में आप लोग नहीं ना है। हाँ, तो होना भी नहीं चाहिए। स्पष्टता पूर्वक हम आपको चीजों को बता रहे हैं, तो कंफ्यूजन किस चीज का नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन समझ गए। इसके बाद अगर आप याद कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत 2800 स्थलों का उत्खनन हुआ था। 2800 स्थलों का उत्खनन हुआ है। उसमें 6 बड़े नगर है। 6 बड़े नगर के विषय में तो आपको मालूम है, कौन कहां है, नहीं है, किसके खोजकर्ता कौन है, उन चीजों से हम आपको अवगत करवाए हुए हैं। लेकिन उन 6 बड़े नगरों के अलावा भी हड़प्पा कालीन कुछ और नगर है। हड़प्पा कालीन जो कुछ और नगर है, उसमें आपको एक है आलमगीरपुर, समझ गए, एक है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के विषय में आप सभी लोग अवगत होंगे। आप याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी आप याद कीजिए। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर। तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है, और इसकी भी खोज जो है आपको यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही इसकी भी खोज की गई थी। फिर आपको आलमगीरपुर के बाद जो है आपको सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी पूरा स्थल है, और जो सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर दास्क नदी पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी पर जो है आपको सुतका गेंडोर है। और जो सुतका गेंडोर है, इसके खोजकर्ता जो है आपको ऑरेल एस्टेइन है। ऑरेल एस्टेइन जो है आपको इसके खोज करता है। ऑरेल एस्टेइन जो है आपको इसके खोज करता है, और सुतका गेंडोर के विषय में आपको तो मालूम ही है कहां है। इसके बाद अन्य हड़प्पाई स्थलों में एक आपको रंगपुर है, समझ गए, रंगपुर है। अगर हम रंगपुर की बात करें तो रंगपुर गुजरात में है, समझ गए। रंगपुर जो है कहां है? आपको गुजरात में है। रंगपुर के बाद एक और हड़प्पाई स्थल है, उसका नाम है आपको धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा, समझ गए, धोलावीरा। तो जो रंगपुर है और धोलावीरा है, रंगपुर भी गुजरात में है और धोलावीरा भी जो है आपको गुजरात में ही है। रंगपुर भी गुजरात में ही है और धोलावीरा भी गुजरात में ही है। रंगपुर मादर या भादर नदी के तट पर है। मादर या भादर,
कुछ बुक मादर लिखता है और कुछ बुक भादर लिखता है, तो हम आपको नोट में दोनों दे दिए हैं, मादर ऑब्लिक भादर दोनों दे दिए हैं। तो रंगपुर मादर नदी के तट पर गुजरात में है। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, एसआर राव के द्वारा किया गया था, एसआर राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर आपको धोलावीरा है, धोलावीरा भी गुजरात में ही है। और जो धोलावीरा है, धोलावीरा की खोज जेपी जोशी और आरएस विस्ट ने किया है, जेपी जोशी और आरएस विस्ट ने किया है। धोलावीरा का काफी ज्यादा महत्व है, और धोलावीरा का काफी ज्यादा महत्व इसलिए है कि जो धोलावीरा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम, एक स्टेडियम भी मिला है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से स्टेडियम भी मिला है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इस सभ्यता के लोग खेल में भी रुचि रखते होंगे, खेल में भी रुचि रखते होंगे, और खेल में रुचि रखते थे इस सभ्यता के लोग, इसलिए तो इस सभ्यता में खेल खेलने के लिए स्टेडियम का निर्माण किया गया होगा। तो जो धोलावीरा है इस सभ्यता के अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता जो है आपको धोलावीरा से ही चला है, धोलावीरा से ही चला है, और इसके खोजकर्ता से हमने आपको अवगत करवा दिया है। फिर आपको एक कोट दीजी है, समझिए, एक जो है आपको कोट दीजी है, कोट दीजी है। आप याद कीजिए, मोहनजोदड़ो को याद कीजिए, मोहनजोदड़ो के बाद जो है आप चनहुद्रो को याद कीजिए। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो कहां है, इस बात से हम आपको अवगत करवाए हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो है, जो मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो है, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। उसी प्रकार से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर एक और स्थल है, उसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी, यानी मोहनजोदड़ो चनहुद्रो कोट दीजी, मोहनजोदड़ो चनहुद्रो कोट दीजी। तीनों हड़प्पाई स्थल की अगर हम बात करें तो जो तीनों हड़प्पाई स्थल है, तीनों के तीनों हड़प्पाई स्थल जो है, तीनों के तीनों हड़प्पाई स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे इस संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन कौन ऐसे हड़प्पाई स्थल है, कौन कौन ऐसे हड़प्पाई स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के तट पर जो है आपको कोट दीजी, चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो, ये सभी के सभी स्थल जो है आपको कहां पर है, सिंधु नदी के तट पर है। समझ गए, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावे अन्य हड़प्पाई स्थलों में राखी गढ़ी का नाम आता है। भारत में जितने भी हड़प्पाई स्थल है उन सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो है आपको हरियाणा में है। इसकी खोज सूरज भान के द्वारा की गई थी, इसकी खोज सूरज भान के द्वारा की गई थी, सूरज भान के द्वारा की गई थी। तो उन सभी 6 हड़प्पाई स्थलों के अलावे जो अन्य कुछ प्रमुख हड़प्पाई स्थल है उससे हमने आपको अवगत करवाया है। कौन कौन अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है, किस नदी पर है, उसके खोजकर्ता कौन है, इन चीजों को भी आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावे अब हम लोगों को एक हड़प्पाई लिपि के विषय में देखना है। समझ गए, हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि देखिए, हड़प्पाई लिपि की अगर हम बात करें तो जो आपको हड़प्पाई लिपि है, हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना या पहला साक्ष्य 1823 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में मिला था। हड़प्पाई लिपि का जो पहला नमूना है, पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था, 1853 ईस्वी में मिला था। और ध्यान रहे, देखिए एक चीज आप इस बात को समझिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आया है, इसके प्रकाश में आने का सबसे बड़ा कारण है भारत में रेलवे का विकास होना। भारत में रेलवे का विकास होना है। मुंह पर से हाथ हटाइए, ठीक है, मुंह पर से हाथ हटाइए, इधर देखिए, समझिए, उधर क्या देख रहे हैं,
चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पाई लिपि का जो सबसे प्रमुख कारण है, हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने का जो सबसे प्रमुख कारण है, हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने का जो सबसे प्रमुख कारण है, उसको आप समझिएगा। देखिए, आपको भारत में रेलवे का विकास 1850 के दशक में प्रारंभ हुआ और भारत में रेलवे के विकास को लेकर, रेलगाड़ी के परिचालन को लेकर जो है अलग अलग स्थलों का उत्खनन होना शुरू हुआ। और उत्खनन इसलिए होना शुरू हुआ ताकि पटरी बिछाई जा सके, पटरी बिछाई जा सके। रेलगाड़ी के परिचालन को लेकर पटरी बिछाने हेतु खुदाई होनी शुरू हुई। और जब खुदाई होनी शुरू हुई तो वहां से ईंट मिलने लगे, बड़े बड़े जो है लकड़ी के दरवाजे मिलने लगे, लकड़ी के दरवाजे मिलने लगे, ईंट मिलने लगे। तो लोगों का ध्यान गया कि आखिरकार ये ईंट, दरवाजा, घर जैसा आकृति देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पहले लोग यहां रहते होंगे, पहले लोग यहां रहते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने का, हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने का एक कारण भारत में रेलवे का विकास होना भी है। भारत में रेलवे का विकास होना भी हड़प्पा सभ्यता के प्रकाश में आने का एक प्रमुख कारण रहा है। तो रेलवे के विकास हेतु जो उत्खनन हो रहे थे, जो खुदाई हो रही थी, उस खुदाई से ही हड़प्पाई लिपि का प्रमाण मिला। पहली बार हड़प्पाई लिपि का प्रमाण 1853 ईस्वी में मिला। मतलब देखा गया कि कुछ लिखा हुआ है, देखा गया कि कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो लिपि उस समय प्रकाश में नहीं आई। लेकिन वो लिपि जो है उस समय प्रकाश में नहीं आई, बल्कि वो लिपि तब प्रकाश में आई जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई तो हड़प्पा सभ्यता की खोज होने के बाद जो है हड़प्पाई लिपि प्रकाश में आई। और आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई है। 1921 ईस्वी में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो हड़प्पा सभ्यता की खोज होने के बाद ही 1923 ईस्वी तक जो है यह लिपि प्रकाश में आई। हड़प्पाई लिपि जो पूर्णतः प्रकाश में आई है वह आपको 1923 ईस्वी में आई है। और इस लिपि में विद्वानों ने यह देखा है कि यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। समझ गए, यह लिपि जो है आपको दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और विद्वानों ने यह पाया कि इस लिपि में जो लोग एक दूसरे को लिख करके बताने का प्रयास करें तो वो चित्र बनाकर, समझ गए, चित्र के माध्यम से जो है, चित्र के माध्यम से लिखते थे लोग, चित्र के माध्यम से लिखते थे लोग। और चित्र बना करके लोग एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते थे, जिस वजह से विद्वानों ने इस लिपि को चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि कहा है। चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि। साथ ही साथ विद्वानों ने यह पाया है कि जैसे आज अगर हमको अंग्रेजी में कोई वर्ड लिखना है तो टोटल 26 लेटर है। उस 26 लेटर के मदद से ही हम कोई वर्ड लिखते हैं, चाहे स्टूडेंट लिखना हो, एलिफेंट लिखना हो, एक्सीडेंट लिखना हो, सिचुएशन लिखना हो, एप्पल लिखना हो, या पैरोट लिखना हो, या कुछ भी लिखना हो। अंग्रेजी का कोई भी वर्ड उसी 26 लेटर से बनेगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ए से लेकर जेड तक में ही अंग्रेजी का 26 लेटर बनेगा। उसी प्रकार से विद्वानों ने यह देखा कि जो भी चीज लिखा हुआ है, एक तो अभी तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक अगर आप देखेंगे, गर्मी लगने लगा है हो, अभी तक अगर आप देखेंगे तो हड़प्पाई लिपि को जो है पढ़ा नहीं जा सका है। और अभी तक हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है रखा जाता है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने इस सभ्यता के उत्खनन के समय
जो भी लेटर मिले, जो भी प्रतीक चिन्ह मिले, उसको इकट्ठा करके विद्वानों ने पाया कि मूल तौर पर 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे। 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे, और जो 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे उसी को लोग दोहराते थे। समझ गए? उसी 64 मूल चिन्ह को लोग दोहराते थे। जैसे ए से लेकर जेड तक के लेटर का इधर उधर करके अलग अलग वर्ड हम लोग बना लेते हैं, उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है आपको 64 मूल चिन्हों में से कुछ खास चिन्हों का प्रयोग करके, कुछ खास चिन्हों का प्रयोग करके जो है आपको वर्ड बनाते थे, एक दूसरे को बताते थे, एक दूसरे को बताते थे। लेकिन ध्यान रहे, अभी तक उसको पढ़ने में कोई भी सफल नहीं हुआ, कोई भी सफल नहीं हुआ है। यह हड़प्पाई लिपि के विषय में हो गया। इसके बाद एक जो है भ्रष्ट मोम तकनीक कोई पूछे थे पिछले क्लास में, कहां पे है भ्रष्ट मोम तकनीक? थोड़ा सा यानी मूर्ति बनाने में भ्रष्ट मोम तकनीक का प्रयोग किया जाता था, इसका अर्थ पूछे थे। देखिए होता क्या था कि भ्रष्ट मोम तकनीक, एक तो जो भ्रष्ट मोम तकनीक है, भ्रष्ट मोम तकनीक मूर्ति बनाने की एक तकनीक है, मूर्ति बनाने की एक कला है, मूर्ति बनाने की एक कला है। देखिए होता यह था कि सबसे पहले मूर्ति मोम का बना दिया जाता था। मोम, समझ गए? मोम का जो है सबसे पहले मूर्ति बना दिया जाता था। मोम का मूर्ति बनाने के बाद जो है उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। और फिर कांसा, समझिए कांसा, कांसा धातु का उसमें प्रयोग कर दिया जाता था। समझ गए? यानी पहले मोम का मूर्ति बनाया, अब मोम के मूर्ति के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है कांसा धातु उसमें जड़ दिया जाता था, कांसा धातु उसमें जड़ दिया जाता था। और उसके बाद इस मूर्ति को आग में पकाया जाता था, और जब आग में मिट्टी को पकाया जाता था तो होता यह था कि जो मोम था वह आपको जल जाता था, समझ गए? और मिट्टी निकल जाता था, और मूर्ति जो है कांसा की बची हुई रह जाती थी, कांसा धातु की मूर्ति बची रह जाती थी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भ्रष्ट मोम तकनीक मूर्ति बनाने की एक कला थी, मूर्ति बनाने की एक कला थी हड़प्पा काल में, यह बात हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलग अलग स्थलों से अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। इस सभ्यता को पढ़ाने के क्रम में हमने आपको जगह जगह यह बात बताया है कि इस सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल से किस वस्तु की प्राप्ति हुई है, इस सभ्यता के अंतर्गत जो है किस स्थल से किस वस्तु की प्राप्ति हुई है, ये चीज हम आपको बताए हुए हैं। काहे सोते हैं, कहां क्या करते हैं घर पे? आप ही को बोल रहे हैं, चश्मा वाली आप ही को बोल रहे हैं, क्या करते हैं घर पे? है उधर टोपी है, लाल टोपी, क्या करते हैं घर पे, क्या करते हैं? ठीक है, अजीब हाल है आप लोग का, बताइए। ठीक है, आपके जैसा तो और भी लोग हैं यहाँ पर, वो कहां सो रहा है? एक तो आगे में बैठते हैं, आगे में बैठ करके सोते रहते हैं, समझ गए? यानी इसका मतलब है कुछ समझे में नहीं आ रहा है। कितना दिन से क्लास कर रहे, रेगुलर क्लास कर रहे हैं जी, आप ही को बोल रहे हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या ऐसा बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आएगा, समझे? यानी कैरियर को लेकर कोई चिंता ही नहीं है भाई। चलिए, बार बार बहुत देर से देख रहे थे, शुरुए से देख रहे हैं, सो रही है, सो रहा है, वो भी समझ गए। हम सोच रहे थे नहीं बोले नहीं बोले नहीं बोले, लेकिन फिर भी क्या। चलिए सुनिएगा, देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको याद हो, समझ गए, अगर आपको याद हो, उसी चीज को हम समरी कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता हम आपको पढ़ाए हैं, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता लगभग 5, 6, 7 लेक्चर तो हम दे ही दिए होंगे इस पर, समझ गए? तो पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता हमने आपको पढ़ाया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है अलग अलग स्थलों से अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हड़प्पा है,
हड़प्पा से RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला है, गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं, समाधान पेटिका मिला है, फिर एक स्त्री के नाभि से निकलता हुआ पौधा, यानी जिसको पृथ्वी की देवी या उर्वरता की देवी बताया गया, उर्वरता की देवी बताया गया है, ये सब चीज हड़प्पा से मिला है। फिर आपको मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के प्रमाण मिले हैं, बृहद धान्यागार कोठागार के प्रमाण मिले हैं, सूती कपड़ा के टुकड़े का प्रमाण मिला है, नतर्की की कांसे की मूर्ति मिली है, एक सिल पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा मिली है, सबसे बड़े ईंट का प्रमाण मिला है, सबसे बड़ा ईंट का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर आपको चनहुद्रो है, चनहुद्रो भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। जो चनहुद्रो है, चनहुद्रो से जो है आपको, अगर हम चनहुद्रो की बात करें तो जो चनहुद्रो है, चनहुद्रो से जो है आपको कई प्रकार के वस्तु मिले हैं, जैसे लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, कंघा जो बाल झाड़ते हैं आप, कंघा का प्रमाण मिला है, खिलौना का प्रमाण मिला है, खिलौना समझिए, खिलौना का प्रमाण मिला है। खिलौना के बाद मन का यानी गुड़िया, समझिए मन का यानी गुड़िया, गुड़िया का प्रमाण मिला है। इसके बाद जो है वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है, वक्राकार मतलब कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा, समझ गए, टेढ़ा मेढ़ा ईंट, समझ गए, टेढ़ा मेढ़ा ईंट का प्रमाण जो है चनहुद्रो से मिला है। फिर अलंकृत हाथी का प्रमाण चनहुद्रो से मिला है। और ध्यान रहे कि चनहुद्रो से दुर्ग या किला का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सामान्य तौर पर जो हड़प्पाई स्थल होते थे, हड़प्पाई स्थल के चारों तरफ दुर्ग होता था, किला होता था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि लोगों का आक्रमण ना हो सके। आक्रमण के दृष्टिकोण से या यूं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है सभी हड़प्पाई स्थलों में दुर्ग या किले के प्रमाण मिले हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चनहुद्रो एक ऐसा हड़प्पाई स्थल था जहां से कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है, कोई किला का प्रमाण जो है चनहुद्रो से नहीं मिला है। चनहुद्रो से कोई दुर्ग का प्रमाण या कोई किला का प्रमाण जो है आपको नहीं मिला है। फिर लोथल है, लोथल जो है बंदरगाह नगर था, लोथल से खेती, लोथल से जो है आपको बंदरगाह नगर था। इसके बाद लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, फारस की मुहरे की प्रमाण मिली है, ये सभी चीज लोथल से। फिर युगल समाधान का प्रमाण लोथल से मिला है। फिर जो है कालीबंगा है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, एक साथ दो फसल उगाए जाने का प्रमाण मिला है, भूकंप का प्रमाण मिला है, सब कालीबंगा से मिला है। फिर वनावली है हरियाणा में, हरियाणा के वनावली से जो है बढ़िया कोटि के जौ का प्रमाण मिला है, हल का प्रमाण मिला है, खिलौना का प्रमाण मिला है। ये सब जो है आपको वनावली से मिला है, समझिए, ये सब आपको वनावली से मिला है। तो पढ़ाने के क्रम में हर बात की चर्चा हम आपके साथ किए थे। पता नहीं आप चीजों पर गौर करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आप ही बताएंगे। लगभग हर चीज तो पढ़ाने के क्रम में हमने आपको बताया ही है, फलना चीज फलना जगह से मिला है। इसके बाद इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की देन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की देन, हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी देन है भारत के मानव समाज को, भारतीय मानव समाज को हड़प्पा सभ्यता की बहुत बड़ी देन है। आप हड़प्पा सभ्यता के विषय में आपने पढ़ा है, जो आपने हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ा है उसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे और आज की वर्तमान स्थिति को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो जो चीजें हड़प्पा काल में देखने को मिलता था, लगभग वही चीजें आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। हड़प्पा काल में बहुत देर बाद की प्रथा का प्रचलन था। हड़प्पा काल में लोग एक से अधिक देवी देवता की पूजा करते थे। क्या आज के समाज के लोग एक से अधिक देवी देवता की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? हड़प्पा काल में शहर सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ था। क्या आज शहर सुव्यवस्थित ढंग से नहीं बसा हुआ है? हड़प्पा काल में बेहतर नाली और सड़क देखने को मिले हैं। क्या आज बेहतर सड़क और नाली देखने को नहीं मिलता है? हड़प्पा काल में
भगवान शिव के लिंग रूप और मानव रूप की पूजा होती थी। क्या आज भगवान शिव के लिंग रूप और मानव रूप की पूजा नहीं होती है? एकदम होती है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या आज भारतवर्ष के भीतर नगर देखने को नहीं मिलते हैं? एकदम नगर देखने को मिलते हैं। आप जहां बैठे हुए हैं वो भी आपको नगर ही है। पटना भी एक नगर ही है, पटना भी एक शहर ही है। तो बहुत बड़ी देन भारत के मानव समाज को हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जिस भी चीज की शुरुआत हुई वह परिवर्तित रूप में आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में देखने को मिल जाता है, हमारे समाज में देखने को मिल जाता है। यही सब तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। अब हड़प्पा सभ्यता के अगर हम पतन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के अगर हम पतन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। क्योंकि कोई भी विद्वान हड़प्पा काल के तो थे नहीं कि वो देखे होंगे, या हड़प्पाई स्थलों से लिखे हुए तो कोई साक्ष्य मिला तो है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ताकि उचित कारण बताया जा सके कि इस सभ्यता के पतन का कारण क्या है। तो जो हड़प्पाई स्थल था, हड़प्पाई स्थल के उत्खनन से जो वस्तु मिले हैं उस वस्तुओं के अध्ययन के आधार पर ही विद्वान यह बताते हैं कि इस सभ्यता का पतन का कारण क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते चले कि एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, इन दोनों विद्वानों ने यह कहा है कि इस सभ्यता के पतन का कारण बाह्य आक्रमण है या आर्यों का आक्रमण है। आर्यों के आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, ऐसा गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर नामक विद्वान ने कहा है। फिर आपको एक विद्वान है ऑरेल एस्टेइन और अमलानंद घोष। ऑरेल एस्टेइन और अमलानंद घोष नामक विद्वान यह कहते हैं कि इस सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है। फिर आपको एक विद्वान है KUR केनेडी, यह कहते हैं कि इस सभ्यता के पतन का कारण महामारी है। इसके बाद एक विद्वान है जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, SR रॉ। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR रॉ का कहना है कि इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है। इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है। बाढ़ के आ जाने से इस सभ्यता का पतन हो गया। और जब आप मोहनजोदड़ो नामक मूवी, हम तो देखे नहीं है, ऋतिक रोशन का मूवी है, देखे नहीं है हम, लेकिन पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि उसमें दिखाया जाना चाहिए कि बाढ़ इस सभ्यता के पतन का कारण रहा होगा, यही दिखाया है। हाँ, हम नहीं देखे हैं इसलिए कंफर्म होकर के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस सभ्यता के पतन का कारण जो है बाढ़, सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को ही बताया जाता है। और इसी को इसलिए माना जाता है क्योंकि जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में इस सभ्यता की खोज हुई थी। वो जिस बात को रखते हैं ना हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, उस बात को लगभग अधिकतर विद्वान जो है स्वीकार करते हैं। नहीं, जॉन मार्शल साहब कह रहे हैं तो सही ही होगा, समझ गए। जैसे मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो सही ही होगा, क्योंकि मोदी जी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, समझ गए। तो मोदी जी जो भी करेंगे सोच समझ करके करेंगे, सही ही करेंगे। वैसे ही जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को खोजा है, तो इस सभ्यता के संदर्भ में जॉन मार्शल का जो दृष्टिकोण है, उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, वो सर्वमान्य रहा है। तो जॉन मार्शल साहब इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को बनाते हैं, बाढ़ को बताते हैं। इसलिए आपको भी याद रखना है कि इस सभ्यता के पतन का कारण जो है आपको बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। इसके बाद
यानी कुल मिलाकर के अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की बात करते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे परीक्षा में है तो हमको क्या मारना है? तो अगर हमारे परीक्षा में है तो हमको बाढ़ मारना है। हाल ही में IIT खड़गपुर ने अपने रिसर्च में यह बताया है कि इस सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है। तो मतलब कुल मिलाकर के काफी मतभेद है कि आखिरकार पतन हुआ कैसे है, लेकिन फिर भी अंततः कारण जो है बाढ़ को ही मान करके जो है आपको चलना है। क्लियर है? ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब आपको करना क्या है? जैसे हमने आपको जब पाषाण युग खत्म किया था, तो पाषाण युग खत्म करने के बाद हमने आपको बताया था इतिहास का जो घटना चक्र होता है उससे जाकर के आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो पाषाण युग का आप सभी लोग क्वेश्चन बनाए थे, और आपसे बना था या नहीं बना था? बनाए थे सभी लोग। कौन कौन लोग बनाए थे? हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, और कुछ लोग नहीं भी बनाए थे। ठीक है, नहीं भी बनाए थे तो यहां पर क्या मेरा मुंह निहारने आए हैं? समझ गए? बनाइए, जो कहा जाता है उसको कीजिए। समझ गए? नहीं तो छोड़ दीजिए, क्लास करना छोड़ दीजिए। समझे? चलिए, इस भ्रम में मत रहिए कि यहां आ गए हैं तो रिजल्ट हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए? जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट होगा, जो नहीं पढ़ेगा, नहीं मेहनत करेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। अब आपका काम यह है कि आपको जो है घटना चक्र से हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन बनाना है। टोटल 81-82 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 81 या 82 क्वेश्चन है। हम भरोसा के साथ कहते हैं 70 प्लस क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 10-12 क्वेश्चन यानी 10 के आसपास क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप उसको याद कर लीजिएगा। समझिएगा? आपको जो है उसको याद कर लेना है। क्लियर है? नहीं तो 70 के आसपास क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा और बनाने के साथ साथ जो है आप उसको याद भी कर लीजिएगा। अगले क्लास में जो है हम उस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपसे पूछेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक है नोट के अकॉर्डिंग, वह होगा आपको वैदिक सभ्यता। वह होगा आपको वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो अब हम लोग आते हैं और पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर को, वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता ऑनलाइन वाला सब क्या क्या कर रहा है? आयुष सांडिलिया जी, घटना चक्र का नाम क्या है? क्लास नहीं रुक रहा है, क्लास एकदम ठीक चल रहा है। आपके नेट में इश्यू है, क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? घटना चक्र जो है, देखिए आप कहिएगा दुकानदार को जाकर के, आप लोग बताइए इतना क्लास हो गया है जी, 1 माह से ज्यादा क्लास हो गया। भले क्लास कम हुआ है, मतलब 10, 11, 12 मेरा क्लास, 10 मेरा क्लास हुआ होगा। बिट्टू सर का भी तो 5, 7, 10 क्लास हो ही गया होगा। कितना क्लास हुआ है? 8 क्लास, 8 या 9 क्लास, 20 क्लास के आसपास हो गया है। ठीक है, 20 क्लास तक में अभी तक आप लोग को कुछ नहीं पता है। समझ गए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये वही तो, ऑनलाइन में बहुत अनियमितता है। ऑफलाइन वाले कोई विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन है कि कौन बुक नहीं ना है? ठीक है, ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात है डेली क्लास आकर के करता नहीं है। समझ गए? और लड़की लोग में एक आदत है कि लड़की लोग भी डेली क्लास नहीं करती है, क्योंकि लड़की लोग को लगता है कि हम लोग का रिजल्ट तो कम में हो ही जाता है। लेकिन आप भ्रम में मत रहिए, इस बार लड़की लड़का के कटअप में कितना का अंतर रहा है? 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर रहा है।
समझिए, 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर रहा है, और ना चाहते हुए भी, जानते हुए भी आप 1 से 2 क्वेश्चन गलती करके आ जाते हैं। लड़की लोग अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप लड़का को टक्कर नहीं दे रहे हैं ना, तो आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। हम लिख करके आपको दे सकते हैं, आप रख लीजिएगा अपने पर्स में, समझ गए? एकदम हम लिख करके दे सकते हैं। अगर लड़की लड़का को टक्कर नहीं दे रही है, उसका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। टेस्ट होता है, शनिवार को टेस्ट हुआ है ना? टेस्ट हुआ है ना? लड़की का कितना मार्क आता है बताते हैं। 11, 13, 17, 6, 7, 12, 15, 18, 40 से कम ही रहता है सबका। लड़का का 60, 62, 65, 67, 78, 80, समझ गए? ऐसे रहता है लड़का का मार्क, समझे? सबका थोड़े रहता है, सबका नहीं रहता है। 15-20 गो लड़का का रहता है, समझे? हाँ, तो अनियमितता बहुत है, समझ गए? और दूसरी बात यह है कि बिहार दरोगा जॉब जो है ना, देखिए सच्चाई क्या है। टाइम पीरियड में, मतलब 1.5 साल होते होते वर्दी शरीर पे लग जाता है, समझ गए? और नीतीश कुमार 35% आरक्षण दिया है, 35% आरक्षण दिया है, तो समाज में, हर समाज में लगभग 1-2, हर प्रखंड में लगभग 1-2 लड़की दरोगा बन गई है। तो अब उसके देखा देखी जो है, सब चाहती है कि हम भी बन जाए। तो पहले तो थोड़ा आसान था, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और टफ होता जाएगा, बहुत टफ होता जाएगा, समझ गए? तो आप भ्रम में ना रहे कि हम लड़की हैं तो कम में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का अंतर रहेगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। और आप इस भी भ्रम में ना रहे कि आ गए हैं तो रिजल्ट हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आ गए हैं, जो पढ़ेंगे उनका रिजल्ट होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनका रिजल्ट नहीं होगा। जो अनुशासन में रहिएगा, जितना होमवर्क देंगे उतना कीजिएगा, उनका रिजल्ट होगा, बाद बाकी किसी का नहीं होगा, समझ गए? आइए, वैदिक सभ्यता। तो घर पे जाकर के क्या करना है? हड़प्पा सभ्यता का घटना चक्र से क्वेश्चन बना लेना। अब घटना चक्र, किसी के पास बुक है? इतिहास का बुक है घटना चक्र? इतिहास का बुक है घटना चक्र का? किसी के पास नहीं है? हाँ है, देखिए है, देखिए है, देखिए ये वाला बुक है। ऑनलाइन वाले लोग डेली हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए, ये वाला बुक है, समझे? फिर अगले क्लास में कोई नमूना आएगा, कहेगा कौन घटना चक्र? आपके नानी गांव वाला घटना चक्र, समझ गए? ई वाला घटना चक्र देख लीजिए, बढ़िया से चारों तरफ से देखिए, समझ गए? हाँ, पीछे भी देख लीजिए, समझ गए? सीधा कहिएगा, जो स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, पूर्वावलोकन कहिएगा, समझ गए? जिसका 8 सीरीज आता है, टोटल 8 बुक आता है, उसमें हिस्ट्री का दीजिए, 2022 का आपको दे देगा, समझ गए? देखिए, हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं, एक आध गो इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे तो घर पे जाकर के आप बनेबे कीजिएगा, बना लीजिएगा। क्या हम पूछे? चलिए बताइए तो। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से आदि ऐतिहासिक युग। चलिए आगे बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। पुरातात्विक खुदाई। इसके बाद आगे बताइएगा, जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला? काली। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहां से? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? लाल। कौन रंग का? कौन रंग का? अच्छा, इस सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे? नहीं ना। अब बैल से थे ना। हड़प्पा कौन नदी के तट पर है? कौन नदी के तट पर? विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहन जोदड़ो से मिला है। इसके बाद मांडा कहां है? मांडा जम्मू कश्मीर। दायमाबाद कालीबंगा राजस्थान।
राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन है? राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? कौन था? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। लोथल कौन नदी के तट पर है? चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे.एच. मैके। जे.एच. मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। समझ गए? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है हड़प्पाई स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ नहीं, वी.ए. स्मिथ। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा, विष्णु। पशुपति। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? किसका? हड़प्पा। किसका? तांबा। किसका? तांबा। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाई स्थल से मिला? लोथल। कहां से मिला है? चलिए इसके बाद हड़प्पाई सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडी उत्तर प्रदेश। मांडी। कपास की खेती किस सभ्यता में प्रारंभ हुई? कपास की खेती नील नदी के तट पर कौन सा सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष। किसके अवशेष? शेर के अवशेष। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, चलिए तो बाद बाकी जो है आप अपना देख लीजिएगा। अब आइए अगला चैप्टर, वैदिक सभ्यता। देखिए जब आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, जब आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भारत के भीतर जिस सभ्यता का उदय हुआ है उस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। उस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का सर्वमान्य काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, यह वैदिक सभ्यता का सर्वमान्य काल है। और वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों के बीच कोई विवाद नहीं है। वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों के बीच कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। और जो वैदिक साहित्य है उसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद ये सब आते हैं। इसको पढ़ने में हम लोग यानी मानव जाति के लोग सक्षम हैं। मतलब वैदिक साहित्य को विद्वान पढ़ पाने में सफल हो पाए, जिस वजह से विद्वानों ने एक मत से यह कहा कि वैदिक सभ्यता का काल यहां से यहां तक रहा होगा। तो वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर कोई विवाद नहीं है। वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों के बीच कोई विवाद नहीं है। सभी विद्वान एक मत हैं कि वैदिक सभ्यता का काल फलना से फलना तक। तो इसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। जो वैदिक सभ्यता है इसे हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। इसे हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को जो हम लोग
दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, उसमें एक है ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल, और दूसरा हम देखें तो दूसरा है आपको उत्तर वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल की जो अवधि है वह है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, यह उत्तर वैदिक काल का समय है, उत्तर वैदिक काल का समय है। अब अगर आप याद करें, कुछ हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप याद करें कि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। अगर उसी प्रकार से आप वैदिक सभ्यता को देखेंगे तो जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के विषय में आप याद करें कि जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो अभी हमने आपको प्रश्न भी पूछा, आपने जवाब भी दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी पुरातात्विक खुदाई से मिली है। पुरातात्विक खुदाई से 4 प्रजाति के मानव कंकाल की प्राप्ति हुई थी, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन। इन 4 प्रजातियों में सबसे ज्यादा जिस प्रजाति की उपस्थिति थी वह आपको भूमध्य सागर, वह आपको भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों की उपस्थिति थी, ज्यादा थी। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वे भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, सॉरी, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। उसी प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है, आर्य, आर्य को माना जाता है, आर्य लोगों को माना जाता है, आर्य, आर्य, सॉरी हड़प्पा बोल दिया, वैदिक। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता जिस प्रकार से भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को माना जाता है, उसी प्रकार से जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य लोगों को माना जाता। हम ये बात बोलना चाह रहे थे, ठीक है, हम ये बात बोलना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को माना जाता था, उसी प्रकार से जो है वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोगों को माना जाता है। और जो आर्य है, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है। अब आर्य कहां के रहने वाले थे, इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है, विद्वानों के बीच इसको लेकर विवाद है। आर्य रहने वाले कहां के थे, समझिएगा, आर्य रहने वाले कहां के थे? कुछ विद्वान यह कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया के थे, कुछ विद्वान यह कहते हैं कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के थे, कुछ विद्वान यह कहते हैं कि आर्य हंगरी के थे, कुछ कहते हैं जर्मनी के थे, कुछ कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे, कुछ विद्वान कहते हैं आर्य तिब्बत से आए थे। तो मुख्य तौर पर एक विद्वान है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर,
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो महत्व सर जॉन मार्शल का है, वही महत्व वैदिक सभ्यता के संदर्भ में प्रोफेसर मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर ने वैदिक सभ्यता को लेकर जो बात कही है, उसे लगभग अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो जो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर का यह मानना है कि जो आर्य थे वे मध्य एशिया के रहने वाले थे। समझिए, मध्य एशिया, देखिए ये आपको एशिया महादेश है, समझ गए, एशिया महादेश है, और इधर तक जाएगा, समझ गए, और ऊपर तक इधर हाँ, यूक्रेन नहीं टच करेगा, समझ गए, इधर ऐसे जाएगा, समझ गए। हाँ चलिए समझिए ना, ठीक है, यूक्रेन टच कर रहा है, उतना देखने का क्या है, इधर भूलिए ना यूरोप को, समझ गए, तुर्की तक रहिए, समझिए, यूक्रेन मत जाइए, यूक्रेन तो यूरोप में पड़ जाता है, समझिए, यूक्रेन अब मानचित्र है तो थोड़ा इधर उधर हो ही नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको ये एशिया महादेश है, एशिया महादेश है, एशिया महादेश के अंतर्गत जो है ये मध्य एशिया का इलाका माना जाता है, समझिए, मुख्य तौर पर जो है ये मध्य एशिया का इलाका माना जाता है, मध्य एशिया का इलाका, सेंट्रल एशिया माना जाता है। तो मैक्स मूलर का यह मानना था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए थे भारत, आर्य इस एरिया से जो है भारत आए हुए थे, इस एरिया से आर्य भारत आए हुए थे। और मैक्स मूलर का यह भी कहना था कि जो आर्य लोग थे पशुपालक थे, जो आर्य लोग थे वे पशुपालक थे, पशुपालन किया करते थे। तो पशुपालन, देखिए उस समय के जो मानव थे, उस समय के मानव में अस्थायित्व तो थोड़े था कि पटना में एक कट्ठा जमीन लेकर के बना लिए वहीं पर रहेंगे, अब ऐसी बात नहीं थी। उस समय के मानव आज पटना में है तो कल भागलपुर, परसों कटिहार तो तरसों सिक्किम, और चौथा दिन तिब्बत, समझ गए। तो उस समय लोगों में आज के जैसा अस्थायित्व थोड़े था, आज के जैसा लोग छल कपटी थोड़े थे, आज के जैसा लोग स्वार्थी थोड़े थे। स्वार्थी नहीं बनिएगा तो कोई उपाय भी ना है। जैसा समय, जैसा देश, वैसा भेष, समझ गए। समय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कीजिए। देखिए सतयुग में सदा सत्य 100% बोलना ठीक था, त्रेता द्वापर, त्रेता में थोड़ा सा कम सत्य, द्वापर में थोड़ा सा और कम। भगवान कृष्ण छल कपट नहीं किए, भगवान कृष्ण के बिना छल कपट के पांडव जो है महाभारत का युद्ध जीत गया। भगवान कृष्ण भी छल कपट किए हैं। ये तो कलयुग है, कलयुग में ये प्रमाण है, हम हजारों प्रमाण दे सकते हैं कलयुग में। जो जितना गलत किया है उतना ऊपर गया है, समझिएगा। तो जितना गलत आप कर सकते हैं कीजिए। समझिएगा, है क्या? तो अब आप लोग इसको दूसरे वे में नहीं ले लीजिएगा, अभी ने गोली बंदूक उठा लीजिएगा, आतंकवादी बन, ऐसा नहीं करना है, समझ गए। देखिए हाँ, तो देखिए आपको जो है मतलब देखिए कैसे गलत कैसे करना है। देखिए जैसे आप छात्र हैं, ठीक है, आप छात्र हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं। अब मान लिया जाए कि क्वेश्चन आउट हुआ, क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे आ गया, तो वहां पर राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत ना है कि हम देखबे नहीं करेंगे ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मूर्ख नहीं महामूर्ख, समझ गए। अरे आया है तो देख के जाएंगे, समझ गए, हम ये बात कह रहे हैं, समझ गए क्या? नहीं, दूसरे को नहीं दिखाएंगे, पागल है, दूसरे को काहे दिखाइएगा? दूसरे को दिखाइएगा तब फायदा क्या होगा? तो समझे? तो आइए हम क्या बोलना चाह रहे थे, समझे आप लोग?
अब इस टाइप का गलत करने में कोई हर्ज नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत ना है, समझ गए? हाँ, नहीं तो राजा हरिश्चंद्र बनिएगा, चल जाइएगा। चलिए सुनिए, अब मैक्स मुलर का यह कहना था कि जो आर्य थे वे पशुपालक थे, पशु पालते थे, तो वे पशुओं के भोजन की तलाश में, पशुओं के भोजन की तलाश में यानी चारागाह की तलाश में वे यत्र तत्र भटकते रहते थे। उसी क्रम में वे मध्य एशिया से ईरान होते हुए, मध्य एशिया से ईरान होते हुए वे भारत आए, ईरान होते हुए वे भारत आए। अब ईरान होते हुए वे भारत आए हैं, ऐसा मैक्स मुलर क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैक्स मुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। और ईरान का एक मूल ग्रंथ है, उसका नाम है जैंद अवेस्ता। ईरान का एक मूल ग्रंथ है, उसका नाम है जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता। ईरान का एक मूल ग्रंथ है, उसका नाम है जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता, जैंद अवेस्ता। जो ईरान के मूल ग्रंथ जैंद अवेस्ता है और जो ऋग्वेद है, कुछ बातें दोनों में एक समान है, दोनों में एक समान है। मतलब जो बात ऋग्वेद में वह जैंद अवेस्ता में भी है और जो बात जैंद अवेस्ता में है वह ऋग्वेद में भी है। तो कहीं ना कहीं यह चीज दर्शाता है कि जो आर्य लोग थे वे कहीं ना कहीं ईरान में रुके होंगे, ईरान में रुके होंगे और ईरान से होकर भारत आए होंगे। इसलिए ऋग्वेद और जैंद अवेस्ता की बातों में समानता देखने को मिलती है। जैसे ऋग्वेद को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको भगवान इंद्र की चर्चा, मित्र की चर्चा, वरुण की चर्चा, नासत्य की चर्चा, ये चारों देवता की चर्चा मिलेगा ऋग्वेद में। और भी कई सारे देवताओं की चर्चा ऋग्वेद में मिलेगा, लेकिन जैंद अवेस्ता में भी इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन सभी की चर्चा है। मतलब ऋग्वेद में जो देवी देवता की चर्चा है वो देवी देवता की चर्चा जो है आपको जैंद अवेस्ता में भी है। ऋग्वेद में जो जिस बात की चर्चा है उसकी चर्चा जैंद अवेस्ता में भी है। मतलब ऋग्वेद और जैंद अवेस्ता में काफी ज्यादा समानता देखने को मिलता है। इसी आधार पर जो है, इसी आधार पर मैक्स मुलर यह बताते हैं कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे, मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे और पशुपालक थे, चारागाह की खोज में आए थे। तो पशुपालन, क्या शहरों में पशुपालन हो सकता है? पशुपालन कहां हो सकता है? गांव में, समझिए, गांव में पशुपालन हो सकता है। तो इसलिए यह ग्रामीण सभ्यता थी। और मैक्स मुलर के अलावे बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम सिद्धांत, द आर्कटिक होम सिद्धांत नामक एक पुस्तक लिखा है। द आर्कटिक होम सिद्धांत नामक पुस्तक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने यह बताया है कि आर्य उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, और जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है इसको आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि ये लोग उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए थे। फिर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। तिब्बत जो है चीन में पड़ता है, चीन में पड़ता है। पहले तिब्बत पर चीन का अधिकार नहीं था। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। तिब्बत पर चीन ने अधिकार कब किया? 1950 के बोली है,
हाँ, इसका मतलब है आप शनिवार को क्लास किए थे। ओ, अच्छा, उस शनिवार को हम बताए हैं, शनिवार को बताए, याद है? कहाँ बताए हैं बताइए तो, कहाँ पे? YouTube पे बताए हैं। YouTube का क्लास उस रोज कौन कौन किए थे? बहुत कम लोग किए थे। आप लोग को नहीं पता था ये बात? नहीं पता है? हे भगवान, बताए थे। आप लोग को तो कुछ नहीं पता रहता है। वो क्लास में नहीं बताए थे क्या? नहीं बताए थे? बताए थे, टेस्ट में बताए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए सुनिए, बताते हैं आपको। जो है प्रत्येक शनिवार को रात में 9 बजे से संस्थान के YouTube चैनल पर यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान, फिर जितना हिंदी भाषी पीसीएस एग्जाम हुआ है सबका पूछा हुआ क्वेश्चन प्रत्येक शनिवार को रात में 9 बजे से लेकर के हम आते हैं। बस एक ही क्लास हुआ है, समझिए, एक क्लास हुआ है, पिछले शनिवार को हुआ है, बीता हुआ शनिवार, कल नहीं परसों, बीता हुआ परसों हुआ है। और फिर ये जो आने वाला शनिवार है, आने वाले शनिवार के दिन भी जो है ये क्लास आपको यूट्यूब पे लगेगा रात को 9 बजे से। और जो दरोगा है, दरोगा कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ पूछता है स्टेट पीसीएस के, जैसे विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पीसीएस का, राजस्थान पीसीएस का, मध्य प्रदेश, यानी देखिए उसका जो उद्देश्य है हम आपको बता रहे हैं। मूल तौर पर दरोगा में कुछ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम विद्यार्थी नहीं बनाता, मैक्सिमम की 99.9% विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन नहीं बना करके आता है, समझ गए? उस प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए ही होते हैं। खासतौर पर स्टेट पीसीएस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के आए और आपको डिस्कस करें, आप उन प्रश्नों से अवगत रहे। अगर आपके बिहार दरोगा परीक्षा में वहां से क्वेश्चन आए तो आप प्रश्न बना करके आप आने में सक्षम हो सके, इसलिए वो सेशन हम आपके लिए जो है लाए हैं। विशेष तौर पर कोई भी सेशन काहे लाया जाता है, हम तो विशेष तौर पर अपने विद्यार्थियों के फायदा को ध्यान में रखते हुए कुछ भी लाते हैं, तो आप ही के फायदा को ध्यान में रखते हुए ये सेशन लाए हैं। तो प्रत्येक शनिवार को आप निश्चित तौर पर क्लास कीजिए, समझ गए? उसमें 25, 50, 100 क्वेश्चन तक, हम पिछले में तो 25 क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही आएगा, समझ गए? पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए थे, ठीक है, टेलीग्राम पे डाला हुआ है, समझे? चलिए, तो अब इसके मैथ भी चालू हो रहा है, जल्दी मैथ चालू कर रहे हैं। मैथ का समय ये नहीं पता चल रहा है कौन समय में। अच्छा एक बात बताइए, रात में 10 बजे से क्लास दे मैथ का, रात में 10 से 11:30 लाइव क्लास, लाइव क्लास, रात में 10 से 11:30 लाइव क्लास एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर रात में 10 से 11:30 लाइव क्लास, 1 से 1.5 घंटा का क्लास, समझ गए क्या? यानी रात में लास्ट क्लास 10 से 11:30 आप अपना कर लीजिएगा, आराम से सो जाइएगा। क्या क्या विचार? आप लोग पक्ष में हैं? कौन कौन लोग पक्ष में हैं? चलिए ठीक है, चलिए अब आगे आइएगा, अब आगे सुनिएगा। इसके बाद जो है आपको एक विद्वान थे गाइल्स, गाइल्स ने यह कहा कि जो आर्य थे वे हंगरी के रहने वाले थे। फिर एक विद्वान थे पेनका, पेनका ने कहा कि जर्मनी के रहने वाले थे। फिर एक विद्वान थे अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास ने यह कहा कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। जो आर्य थे वे सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे, सप्त सैंधव क्षेत्र। अब सप्त सैंधव क्षेत्र किसे कहा जाता है? अगर हम भारत के मानचित्र के संदर्भ में देखें तो जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदी राबी, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था, मतलब ये वाला जो एरिया था,
इसी को सप्त सेंधव क्षेत्र कहा जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र ही सप्त सेंधव क्षेत्र कहलाता है। अविनाश चंद्र दास जो कि भारतीय विद्वान थे, उन्होंने आर्यों के निवास स्थल को लेकर यह कहा है कि आर्य सप्त सेंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। लेकिन ध्यान रहे कि अविनाश चंद्र दास के इस बात को पुष्टि ऋग्वेद भी करता है। ऋग्वेद को जब आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद भी इस बात का जिक्र करता है कि आर्य सप्त सेंधव क्षेत्र के ही रहने वाले थे, आर्य सप्त सेंधव क्षेत्र के ही रहने वाले थे। लेकिन जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास किसने लिखा है आपको पता है? भारत का इतिहास औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया। जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उसी समय अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को लिखा है। तो अंग्रेजों ने अपने तरीका से तोड़ मरोड़ कर भारत के इतिहास को लिखा है। स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज जब भारत के इतिहास को लिखेंगे तो वे अपना पल्ला न भारी रखेंगे, भारतीयों को तो नीचे करके न दिखाएंगे। अगर मान लिया जाए कि अंग्रेज भारतीयों को अपने बराबर या अपने से ऊपर दिखाएंगे तो फिर भारतीय अंग्रेजों का महत्व थोड़े देंगे, नहीं देंगे। समझ गए? तो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। खैर छोड़िए। तो मैक्स मुलर ने जो बात कही है कि मध्य एशिया के रहने वाले थे, उसी बात को मान करके जो है हम लोगों को चलना होगा। समझ गए? तो ये चीज है, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब आते हैं होमवर्क सब की बात करते हैं। चलिए, होमवर्क में पहला होमवर्क क्या है? क्वेश्चन बैंक लगाइए। तो क्वेश्चन बैंक लगाइए, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। होमवर्क में पहला होमवर्क तो आपको यही रहता है, शनिवार को जो टेस्ट होता है उसका डिस्कशन पूछना है, हाँ या ना? आप लोग अवगत हैं या नहीं है? कौन कौन लोग अवगत ना है इस बात से? नहीं है तो हम क्या करें? टेस्ट होता है, कब होता है? प्रत्येक क्या बजे से? 12:30। डिस्कशन उसका देते हैं? हाँ, तो दीजिए टेस्ट का क्वेश्चन और डिस्कशन दीजिए। यही होमवर्क है पहला। नहीं आप जानते हैं तो आप जानिए। संस्थान के भीतर आप सभी, आपके बैच के लिए शाम में 5 से 7 जो बैच होता है, शाम में 5 से 7 बैच में जो है आपको सोमवार से शनिवार तक क्लास होता है और शनिवार को टेस्ट होता है, डिस्कशन के साथ टेस्ट होता है। डिस्कशन का पीडीएफ कॉपी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। जो ऑनलाइन है उन लोगों को तो ऑनलाइन अवेलेबल करवा देते हैं। एप्लीकेशन के पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो हार्ड कॉपी ही दिया जाता है। तो वही टेस्ट का क्वेश्चन और डिस्कशन है। तो जो है ये होमवर्क में रहता है। अब पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं भी जवाब दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। बताइए, खड़ा होइए। बताइए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? विद्युत सेल, बैटरी। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। काहे ना आए थे? नहीं थे, कहां गए थे? खड़ा होइए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22। अच्छा, 22 मार्च होगा जी। बैठिए बैठिए। बाईसवें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? नहीं आए थे?
हाँ तो नहीं आए थे तो जीवन में इसे ये नहीं है, आते रहिएगा। है खड़ा होइए। कौन कौन लड़की नहीं आई थी जी टेस्ट में? हाथ खड़ा कीजिए तो। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, जल्दी खड़ा होइए। बढ़िया है, मत आइए, बैठिए बैठिए। जो नहीं आए थे उनसे नहीं पूछेंगे, ठीक है? और कोई उठिए, खड़ा होइए। प्रेयरी घास का मैदान कहां है? बताइए क्या आप लोग को पढ़ाएं? बताइए ना क्या पढ़ाएं, बोलिए ना क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं? पढ़ाएं क्या? यानी जो बोलते हैं, जो देते हैं वो करबे नहीं करते हैं। बैठ जाइए, चलिए खड़ा होइए टोपी वाले। हाँ, अमृतसर की संधि कब हुई थी? बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या स्थिति है? चलिए पीछे वाले खड़ा हो जाइए, जस्ट पीछे वाले खड़ा होइए। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1784। अच्छा, बैठ जाइए। ए खड़ा होइए इधर, ए खड़ा होइए इधर। भारत में हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में? 11 राज्य। मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं। वाह महाराज, अजीब हाल है आप लोग का। क्या पूछेंगे? बैठिए। किसका है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। ये आरती उतारने के लिए नहीं देते हैं, समझ गए? प्रत्येक शनिवार को दोपहर में है, बैठिए ना सीधा, नौटंकी बतियाइएगा। 13 नंबर पूछ रहा है। साढ़े 12 से 1:30 के बीच में ऑफलाइन टेस्ट होता है। इस टेस्ट का डिस्कशन का हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाया जाता है। रविवार को छुट्टी रहता है। रविवार को इसको याद करना है और सोमवार को आपके बैच में मेरा क्लास होता है। सोमवार को हम ये पूछेंगे। क्या ये बात हम आपको पहले नहीं बोले हुए? एकदम बोले हुए हैं, समझ गए? तो याद करके काहे ना आए हैं? है दीजिए, फट्टा दीजिए तो। इसको निकालिए, ये से भी निकल जाता है। छोड़िए, छोड़िए तो। कौन कौन लड़की नहीं आई थी? नहीं आई थी तो इसका हम ठेका थोड़े लिए हैं, कोई ठेका होकर नहीं। खड़ा होइए। चित्रांगदा किसकी रचना है? लीजिए 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 लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, ठीक है? खड़ा होइए, खड़ा होइए, आप ही खड़ा होइए। अरे हमको नहीं पता है उतना, उतना पता रहता तो। कैसीटेराइट किसका अयस्क है? लीजिए, टीन का अयस्क है। किसका अयस्क है? टीन। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए जल्दी, खड़ा होइए जल्दी, खड़ा होइए जल्दी। सापेक्षता का नियम किसने दिया है? तत्वों के नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। बैठ जाइए, खड़ा होइए। कुली किसकी रचना है? कुली, कुली किसकी रचना है? आरबीसी का मृत्यु स्थल कहां है? कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 42 जोड़ा। 80 गो होता है, 80 गो होता है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए जल्दी, खड़ा होइए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है? लीजिए लीजिए, हाँ जल्दी बोलिए ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है? 45-46। बैठ जाइए, चलिए खड़ा हो जाइए। डॉन कहां के घास का मैदान? डॉन कहां के घास के मैदान को डॉन कहा जाता है? क्या बोला है जी?
जिससे पूछ रहे हैं जवाब देने दीजिए, नहीं तो मुंह देख लिए चलते हुए तो उठा करके आप ही से पूरा पूछेंगे हम। मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम इक्तेदार किसे बनाया था? लीजिए लीजिए, याद है तो बोलिए ना। याद है, खड़ा होइए। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ है? 1942। बैठ जाइए, खड़ा होइए। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? कौन अनुच्छेद कहता है ये बात? अनुच्छेद 11 कहता है। खड़ा हो जाइए। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण का विवरण कौन अनुच्छेद में है? नहीं पता है, लीजिए मार खाइए ना, ऐसे थोड़े आप लोग पढ़िए। खड़ा होइए। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? बैठ जाइए, खड़ा होइए। यन्ना जलप्रपात कौन नदी पर है? यन्ना जलप्रपात, यन्ना। बैठ जाइए, ठीक है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ है और कहां हुआ है? खड़ा होइए जल्दी। है तो फर्स्ट क्लास है तो हम क्या करें? कौन बोला है आने के लिए आपको? एडमिशन लिए हैं? कहाँ है रसीद? कहाँ है? आज क्या तारीख है जी? 6 तारीख को आप एडमिशन लिए, ठीक है। बैठिए, खड़ा होइए। बोलिए, आज दूसरा क्लास है। कितना क्लास है आज? पता था नहीं कि ये करना है? हाँ तो बोलिए ना। दूरदृष्टि दोष के क्या क्या कारण हैं? दूरदृष्टि दोष में गोलाई बढ़ जाता है, कम हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। आंख के आगे। बैठिए 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 बैठिए, गलती बोल रहे थे, ऐसा मत समझिएगा कि छोड़ दिए हैं तो आप सही बोल रहे थे। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। खड़ा हो जाइए। बल का विमीय सूत्र बोलिए। लीजिए, क्या पढ़ेगा? सिर्फ जीन्स जूता झाड़ने में। खड़ा हो जाइए। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? लीजिए लीजिए। 36वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ है? कहां हुआ है? हाँ, कहां हुआ है? हाँ तो याद नहीं तो क्या करने आए हैं? धर्मशाला है। खड़ा हो जाइए। स्टीफन का नियम क्या कहता है? लीजिए, एकदम नहीं पढ़ते हैं। खड़ा हो जाइए। औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? औरंग, औरंग असम में। असम में। खड़ा हो जाइए जल्दी। रसीद कहाँ? दिखा कब एडमिशन लिए? एडमिशन कब का है? 3/1/2023। ठीक है, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। लामितिये 9 2022 युद्धाभ्यास किस दो देश के बीच हुआ है? भारत और सेशेल्स। समझ गए? चलिए हटिए, जाने दीजिए।
किसका है, लीजिए। आप भ्रम में मत रहिए, ठीक है। शनिवार को जो टेस्ट होगा, शनिवार को जो टेस्ट होगा उसका डिस्कशन याद करके आना है। सोमवार को आपके बैच में मेरा क्लास रहता है, प्रत्येक सोमवार को पूछेंगे, नहीं तो नानी याद हम दिला देंगे। ये तो ट्रेलर था, ही समझ गए। सिनेमा अगले सोमवार को हम दिखाते हैं आप लोग को। दीजिए, चलिए आगे। पॉलिटी में क्या था होमवर्क, देखिए। अभी जो है आज का पहला होमवर्क आपका ये है कि हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन जाकर के बना लेना है। दूसरा होमवर्क आपका ये है कि शासन प्रणाली दे दिए थे ना, राष्ट्रीय प्रतीक, और इसके बाद राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ, राज्य क्षेत्र और नागरिकता। 10, 11, 12 तीनों का क्वेश्चन याद करके आना है, बुधवार को पूछेंगे। 10, 11, 12 देखिए। इससे होमवर्क देते हैं, ई वाला देख लीजिए, किताब देख लीजिए, ठीक है। बढ़िया से देख लीजिए, आगे पीछे सब। पॉलिटी का होमवर्क दे रहे हैं। 10 में है राष्ट्रीय प्रतीक, 11 में है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, 12 में है नागरिकता, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। खड़ा होइए, मास्क वाली खड़ा होइए, खड़ा होइए जल्दी। अरे आप ही को बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। हाँ, पढ़े हैं हाँ या ना? होमवर्क बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ हाँ। तब खड़ा होने में इतना दिक्कत क्या हो रहा था? सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन। बैठ जाइए, है खड़ा होइए। हाँ, आगे वाली बैठिए। वो लड़का को बोल रहे हैं खड़ा होने के लिए। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष, संप्रभुता। संप्रभुता। बैठ जाइए। उधर है पिलर के पास खड़ा होइए। अरे खड़ा होइए नहीं इधर। हाँ, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्यों भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है? क्योंकि ऑप्शन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ए होगा, ए होगा। ऑप्शन इधर उधर करके हम बोले हैं, समझ गए? तो क्या पढ़ेगा? मुंह निकाल रहे हैं, ठीक है। खड़ा रहिए आप। अरे चश्मा वाला खड़ा होइए, आप भी बहुत सोते हैं क्लास में। खड़ा होइए। हे सुतनमा, कहां गया ये? खड़ा होइए, खड़ा होइए। केंद्र सरकार आपसे है। हाँ है, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। आप नहीं ना कल एडमिशन करवाए हैं? आप पढ़ रहे हैं ना शुरू से? हाँ है? तो शासन प्रणाली कौन पढ़ेगा? दांत निकाल लेना। दांत निकालना तो सब निकल जाएगा, जिस रोज पढ़ेगा ना सब दांत निकालना निकल जाएगा। उद्देश्य का उसके बाद कौन पढ़ेगा? होमवर्क दिया गया था, आपको पता है? हाँ या ना? अरे हमको उससे क्या मतलब है, आप कुछ हो कीजिए। बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन ए, सत्तावादी सरकार। ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन सी, एक संविधान संगत सरकार। ऑप्शन डी, विधि का शासन। ए होगा, सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार। चश्मा वाली खड़ा होइए, बैठ जाइए। बैठिए, आप भी बैठिए। है टोपी, खड़ा होइए। उधर 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 उधर। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। है अमेरिका। बैठ जाइए। उधर है मास्क, उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए उधर पिलर के पास। अरे पिलर टोपी, खड़ा होइए ना। हाँ
केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है कहां से? भारत के संविधान से। कहां से? भारत के। है उधर चश्मा वाली खड़ा हुई, तो आप कहां बोले? अच्छा, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? आपको बैठने के लिए बोले हैं, खड़ा होइए। अरे आपको नहीं बोल रहे हैं। लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, पुलिस राज्य। कल्याणकारी राज्य, पुलिस राज्य बोल रही है। बकलोल सब। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत में वंशानुगत शासन नहीं। बैठ जाइए। खड़ा होइए इधर। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। बैठिए बैठिए, पृथ्वी पर का बोझे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। खड़ा होइए, सुतन में खड़ा होइए। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? नहीं पढ़े हैं तो क्या क्या करने आते हैं? क्या क्या है यहाँ पे? मिठाई मिलता है कि? बैठ जाइए। एकदम सब फालतू लड़का लड़की सब आ गया है, समझे? सबको हम भगा देंगे, समझे? गिने चुने लोग को रखेंगे, जो पढ़िएगा उसी को रखेंगे। पैसा ले लिए, भगा देंगे पैसा लेकर के। पढ़ा लिखा कीजिए, समझ गए? नहीं तो हम सही में टेस्ट उस्ट ले करके टेस्ट में एक क्राइटेरिया दे देंगे कि इतना मार्क से कम आया, समझ गए? तो भगा देंगे सीधा। आपका क्लास टेस्ट होगा बहुत जल्दी, और उसमें हाँ पढ़ाया हुआ चीज, ठीक है। उसमें अगर 80% से कम मार्क आया, क्लास से भगा देंगे बस, ठीक है। बहुत जल्दी क्लास टेस्ट होगा, 10 दिन के भीतर आपका क्लास टेस्ट होगा। सब फालतू यानी जितना बैड एलिमेंट है सबको क्लास से हम बाहर करने जा रहे हैं, समझ गए? आप लोग ऐसे नहीं मानिएगा। बैठिए, समझे? होमवर्क सुन लिए है ना? हाँ चलिए, धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। निकल जाइए आराम से। अब पढ़ा लिखा कीजिए, जो होमवर्क दिया गया होमवर्क कीजिए, समझ गए? होगा आज से टेस्ट शुरू हो गया, खुश रहिए। आज से टेस्ट शुरू हो गया है, डेली टेस्ट आज से शुरू हो गया है। जो एडमिशन लिए हुए हैं अपना बैठे रहिए, जिनका एडमिशन ना है निकलिए। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी अनुशासन बना करके पढ़िए, जो होमवर्क दिया जाता है उसको कीजिए। पढ़ा लिखा कीजिए, और क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग